अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइंस एम्पोरियम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो और उसके हम स्टेप्स को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक वेक्टर को आप प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हो यूजिंग कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड तीसरा हम देखेंगे कि आप एक वेक्टर को एक स्पेस में कैसे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आज आप लेक्चर देखोगे, ये सारा का सारा आपके कोर्स से रेलेवेंट है। ठीक है, क्लास 11 की बुक में यही सब कुछ मौजूद है। जो पिछला लेक्चर मैंने आप लोग को दिया था कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, वहां पर हमने तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को डिस्कस किया था, यानी कि कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया था, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया था, इसके अलावा हमने स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को डिस्कस किया था। यानी कि वो एक ओवरऑल जर्नल व्यू था कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में। यहाँ पे हम अब स्पेसिफिकली कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपकी कोर्स से रेलेवेंट है, क्लास 11 की कोर्स से रेलेवेंट है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। वैसे तो अगर आप पिछला लेक्चर देखें तो वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्स एक्सेस क्या होता है, वाई एक्सेस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, ठीक है, कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इवन तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी डिफाइन किया हुआ है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। मैं आप लोग की आसानी के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास क्या होता है? कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम नंबर प्लेन भी कहते हैं, जिसमें आपके पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और एक आपके पास उसमें वर्टिकल एक्सिस होती है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो आपकी वर्टिकल एक्सिस होती है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। और ये दोनों एक्सिस जो है वो आपके पास राइट एंगल यानी 90 डिग्री पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट आपके पास क्या होता है? ऑरिजिन होता है। यानी कि जो इनका मीटिंग पॉइंट होता है दैट इज नोन एज ऑरिजिन। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, इसको हम यूज़ करते हैं कि हम किसी एक पॉइंट जो है उसकी पोजीशन को या उसकी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकें। ये चीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा फिर हम देख लेते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो सारे आप इसी पर्पस के लिए यूज़ करते हो कि अगर आप एक पॉइंट आपके पास मौजूद हो, आपने उसको लोकेट करना है कि वो किस एक्सिस में मौजूद है, किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। ये सारी चीज़ें अगर आपने करनी हो तो आप उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं, एंड सेम पर्पस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, ठीक है। आपके पास ये जो एक्स एंड वाई एक्सिस है ये यूजुअली प्लेन में होते हैं, यानी कि एक्स वाई एक्सिस आपके पास दो एक्सिस आ रहे हैं जो कि आपके पास एक टू डायमेंशनल प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन आपके पास टू डायमेंशनल होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके साथ एक थर्ड एक्सिस ऐड हो जाए जो कि हम जेड एक्सिस उसको कहते हैं, तो आपके पास एक स्पेस बन जाता है जो कि थ्री डायमेंशनल हो गए। उसमें तीन एक्सिस है, एक्स वाई जेड। और यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्स वाई एक्सिस होते हैं वो प्लेन में ही होते हैं, लेकिन जो जेड एक्सिस होता है वो बाहर निकल रहा होता है प्लेन में से, ठीक है। ये भी मैं आपको इमेज के थ्रू दिखा दूंगी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। आते हैं हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड है। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है फ्लाई, यानी कि मक्खी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा था कि रेने डेकार्ट्स नाम का एक आदमी बिस्तर पे बीमार पड़ा था और छत को घूर रहा था। ऐसे में उसकी नज़र एक मक्खी पर पड़ी जो कि एक टाइल पर बैठी थी। उसने सोचा कि मैं इस मक्खी की पोजीशन, इसकी लोकेशन का कैसे पता करूं। He thought, let's consider a reference point called origin, and then two axes from origin, one will be horizontal and the other will be vertical. राइट, बिल्कुल इस तरह से कि सपोज उन्होंने ये अपना ओरिजिन कंसिडर किया, तो इससे हमारे पास एक हॉरिजेंटल एक्सिस जाएगी जिसको हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, और दूसरी हमारे पास वर्टिकल एक्सिस जाएगी दैट इज नोन एज वाई एक्सिस। और इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए उसने मक्खी की पोजीशन फाइंड आउट कर ली थी, जो कि क्या है, देखिए ओरिजिन से आपके पास 1 2 3 एंड 4th ब्लॉक पे आपकी मक्खी पड़ी हुई है अलोंग एक्स एक्सिस। और जो ऑरिजिन से अगर आप वर्टिकल एक्सिस में जाते हो तो फिर 1 2 3 तीसरे ब्लॉक पे पड़ी हुई, यानी कि इस मक्खी की जो पोजीशन है वो 4 3 है। तो इस तरह से 1637 में रेने डेकार्ट्स ने हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का बताया था। और ये हमारे पास जो है एक लेजेंड कंसिडर किया था। जो पूरी स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई है इसको एक मिथ कंसिडर किया जाता है, लेकिन जो भी है इसकी वजह से आज हमारे पास हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद है जिसको हम अपनी किताबों में स्टडी करते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी थी आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड कि ये कैसे हमारे पास आए, किस तरह से हमने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया, और फिर देखिए कितनी ज़्यादा हमारे डिवाइसेस हैं जो कि यूज़ कर रहे हैं इन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम का
ताकि वो किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड कर सके, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड कर सके। जैसे जो आपकी शिप्स वगैरह होती हैं उनमें ऐसी स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं जहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग मैपिंग की जाती है और फिर आप किसी भी चीज़ को लोकेट कर सकते हो। तो अब हम सीखने जा रहे हैं वो स्टेप्स जिनकी मदद से हम एक वेक्टर को प्रेजेंट कर सकते हैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये आपका मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्योंकि बाकी भी आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, जैसे कि आपके पास है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपके पास है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो आप यूज करते हो वो आपके पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत सारी काइंड ऑफ आपकी जो प्रॉब्लम्स आती है, मैथमेटिक्स आती है, उनमें आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मेनली या कॉमनली यूज करते हो। ठीक है, अब आप किस तरह से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में? तो सबसे पहला जो आपका स्टेप है, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कैसे ड्रॉ करोगे? सबसे पहले तो आपने अपनी वाई एक्सिस बना लेनी है, ठीक है, जो कि आपकी वर्टिकल एक्सिस होगी। उसके बाद आपने उसी की परपेंडिकुलर अपनी हॉरिजेंटल एक्सिस बना लेनी है, जो कि आपकी एक्स एक्सिस है। ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे दैट वुड बी कॉल्ड ऑरिजिन। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो बना लिया है। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे कि आप एक सूटेबल स्केल का सिलेक्शन करोगे। वो आप कैसे करोगे कि सपोज आपने 50 न्यूटन फोर्स को शो करना है, तो आप 50 न्यूटन फोर्स इस छोटे से कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो नहीं शो कर सकते, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक सूटेबल स्केल की सिलेक्शन करोगे। तो हम सपोज करते हैं कि 1 सेंटीमीटर आपके पास 10 न्यूटन फोर्स की इक्वल है। तो जब आप 50 न्यूटन की बात करोगे तो आप 5 सेंटीमीटर लोगे। ठीक है, तो अब आपने जो अपना स्केल है वो रिड्यूस कर लिया है टू 5 सेंटीमीटर, 50 न्यूटन की इक्वल है। 5 सेंटीमीटर जो आपका है वो दैट इज द सूटेबल स्केल फॉर दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक हो गया। आप कोई भी स्केल सेलेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप 50 न्यूटन को 5 सेंटीमीटर से करो, आप कोई भी स्केल कंसिडर कर सकते हो जो आपके लिए इजी हो, आपके लिए सूटेबल हो। ठीक है, अब थर्ड स्टेप आपका ये है कि आपने एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर देनी है। जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर डायरेक्ट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है और उस लाइन को उस स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड पर आपने कट कर देना है जहां तक हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि 50 न्यूटन फोर्स आपके पास 5 सेंटीमीटर की इक्वल है। ठीक है, सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि सपोज ये 5 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट पर एंड हो रहा है जहाँ पे हमने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई है। तो आपका जो ये एरो हेड का लाइन है, ठीक है, ये भी आपका वहीं पर क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, उसके आगे या उससे पीछे नहीं रहना चाहिए। मैग्नीट्यूड का भी आपने ख्याल रखना है और डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है। लास्ट जो आपका पॉइंट है वो ऑलरेडी मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ। उसमें क्या है कि आपने डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के टॉप पे आपने एरो हेड लगा देने हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक एरो लगा दिया है कि ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये एरो सिंपली उस डायरेक्शन को शो करने के लिए है कि ये इस डायरेक्शन में है। तो आपने इस तरह से एक एरो लगा देना है। तो इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ओके, तो अब हम करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन अ प्लेन। ठीक है, कि आप किस तरह से एक वेक्टर को प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपको पता है कि प्लेन आपके पास क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है। टू डायमेंशनल का क्या मतलब है कि इसमें आपके पास दो एक्सेस होंगी, या तो एक्स एंड वाई एक्सेस होंगे, या एक्स और जेड एक्सेस होंगे, या फिर वाई और जेड एक्सेस होंगे। आप जौन सी भी एक्सेस लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन एक्सेस का नंबर जो है वो टू होना चाहिए, यानी दो एक्सेस आप लोगे। और दोनों एक्सेस जो है वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। एंड अगेन जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सेस इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड ऑरिजिन। ठीक है, अब इसके जो स्टेप्स है वो वही बेसिक स्टेप्स है जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे, ये चार स्टेप्स। कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना है। ठीक है, तो आपने जब अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है तो आप कैसे बनाओगे कि आपने वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस बना लेनी है जो कि एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे विच विल बी कॉल्ड ऑरिजिन। फिर आपने क्या कर लेना है कि एक सूटेबल स्केल को सेलेक्ट कर देना है और उसी स्केल जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है के अकॉर्डिंग आपने एक वेक्टर लाइन ड्रॉ कर देनी है, जिसका एरो हेड जो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बताएगा और जो इसकी लेंथ होगी वो आपको इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी। अब यहाँ पर आप एंगल कैसे बताओगे, अगर आपका वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो वो आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जाना है, यानी कि आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तब आप इसका एंगल डिटरमाइन कर सकते हो, यानी कि जो एंगल है वो आपके पास इस तरह से आप बनाओगे कि यहाँ से आप एंगल की काउंटिंग करोगे, यहाँ से आप अपना एंगल डिटरमाइन करोगे एक्स एक्सिस से। ये कन्वेंशनली हम करते हैं कि जब आपका एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा होता है तो आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना होता है। ठीक है,
तो इस तरह से आपने अपने एंगल को भी फाइंड आउट कर दिया है, और यही वो मेथड है जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो एक वेक्टर को इन अ प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक्स डैश और वाई डैश आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि ये क्या है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन स्टिल आपको मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि ये जो एक्स डैश है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस को, और जो आपका वाई डैश है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके नेगेटिव वाई एक्सिस को। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आप किस तरह से एक वेक्टर को स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्पेस आपको पता है कि क्या चीज़ है। स्पेस आपके पास थ्री डायमेंशनल होता है, यानी कि यहाँ पर अब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस नहीं होंगी बल्कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास लिखा गया है कि एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश। ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी पूरी लाइन जो है वो क्या है, एक्स डैश ओ एक्स। ठीक है, या अगर आप इस साइड से जाते हो तो एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है, इसी तरह आप ये वाली लाइन देखो तो वाई ओ वाई डैश, इसी तरह ये देखो जेड ओ जेड डैश। तो ये इस पूरी लाइन की बात कर रहे हैं कि आपके पास जो पॉजिटिव एक्सेस है और जो नेगेटिव एक्सेस है वो सारी आपके पास क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब इस तरह से आपने क्या करना है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना है फॉर थ्री डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, अब अगर हम एंगल्स की बात करें तो अगर आप वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना चाहते हो एंगल्स के थ्रू, तो आप यहाँ पर तीन एंगल्स के थ्रू उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। कौन कौन से आपके पास है? अल्फा, बीटा एंड गैमा। ठीक है, जो आपके पास अल्फा एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ बनता है, जो आपका बीटा एंगल है वो आपका बनता है वाई एक्सिस के साथ, और जो आपका गैमा एंगल है वो बनता है जेड एक्सिस के साथ, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। तो इस टेक्निक को यूज करते हुए इस तरह से आप जो है अपना स्पेस कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेस में बना सकते हो, थ्री डायमेंशनल स्पेस में बना सकते हो, और फिर उसमें अपना वेक्टर जो है वो थ्रू एंगल्स एंड एक्सेस आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगी कि आपके पास जो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसको आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हो, या इसको आप ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हो। दीज आर द अदर नेम्स फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ आप इसको रेक्टेंगुलर या ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हो? आप इसको ये इसलिए कहते हो क्योंकि इसमें जो आपकी एक्सेस होती है, चाहे वो प्लेन में हो चाहे वो स्पेस में हो, वो सारी की सारी आपके पास क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इसी वजह से आप इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हो या ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हो। आल्सो आपका जो ऑर्थोगोनल वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है राइट एंगल्ड। तो राइट एंगल मींस 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे आपकी एक्सेस चूंकि एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं तो इसलिए आप इनको ये दूसरे नाम भी लेके पुकार सकते हो। दैट इज कौन कौन से? ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले तो हमने ये चीज़ देखा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चीज़ है, उसके बाद हमने कुछ बेसिक स्टेप्स देखे जिसके थ्रू आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर हमने प्लेन में देखा कि प्लेन में आप कैसे करते हो और कितनी एक्सेस होती है आपके पास, और फिर हमने देखा स्पेस में कि स्पेस में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो और कितनी एक्सेस होती हैं आपके पास। तो ये था इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।